Hello everyone, welcome to EduTap, and today we have yet another topper with us. His name is Mr. Yashovardhan and he has recently cleared FCI AGM examination for 2021, and today we will know about all the strategies and all the sources that he preferred for the written examination, as well as how he prepared for the interview, whatever learnings he had while preparing, which he must aware the students to follow. Hello sir, how are you? हेलो मैम, आई एम फाइन। uh, तो सर ये आपके आज सारे हम एक्सपीरियंस को समझेंगे एफसीआई के लिए। बट स्टार्टिंग विद सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट जानना चाहते होंगे कि आप क्या आपके बैकग्राउंड के बारे में, प्लस आपने एफसीआई के लिए आप कैसे शिफ्ट हुए कि मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना है, एंड ऑफ कोर्स एंडेड अप अचीविंग इनटू द मेरिट लिस्ट। एक्चुअली मैं बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। मैंने राइट। चार्टेड अकाउंटेंसी की है। उसके बाद ऐसा कोई प्लान तो नहीं था, क्योंकि एफसीआई की वैकेंसी रेगुलर तो निकलती नहीं है। हम्म। उसके बाद मतलब मैं सबसे बड़ा थैंक्स कोरोना का ही देना चाहूंगा, क्योंकि उसकी वजह से हमें टाइम मिल पाया इस सबको राइट। पढ़ने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने सी 2019 में कंप्लीट किया था। उसके बाद मैं अपने प्रोफेशन में ही आगे बढ़ रहा था। तो जैसे कोरोना का टाइम आया, तो जब हम थोड़ा सा धीरे हुए लाइफ के अंदर, तब पता चला गवर्नमेंट वैकेंसीज भी निकलती है। हम्म। देन उसके बाद थोड़ा बहुत देखा, लेकिन फिर फर्स्ट वेव के बाद सब ठीक हो गया था, फिर जॉब पे चले गए। हम्म। लेकिन जब सेकंड वेव आई, तब उस टाइम पे एफसीआई का निकला हुआ था जो फॉर्म। नोटिफिकेशन। हाँ जी। हाँ, तो उसके अंदर एक अच्छी पोजीशन प्रोवाइड कर रहे थे फ्रेशर्स राइट। को। तो राइट। उसने एक तरीके से एनकरेज किया कि हाँ, करना चाहिए स्टार्टिंग में, करियर के बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर हमें ऐसी पोजीशन मिल रही है। देन उसके बाद इसकी तरफ एनकरेज हुए। बाकी मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बिसाइड सीए काफी नॉर्मल रहा है। मेरे 69% मार्क्स थे 10th के अंदर, 73% थे 12th के अंदर, और सीए में भी अटेम्प्ट्स लगे थे। तो बट हाँ, एफसीआई में अटेम्प्ट्स नहीं लगे। हाँ, ये अच्छी चीज हुई। बिकॉज जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड के होते हैं उनको बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी मिल पाती है गवर्नमेंट सेक्टर में, स्पेशली राइट। अपने ही फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि क्वालिफिकेशन किसी और चीज में है, एंड देन फॉर गवर्नमेंट जॉब हमको किसी और फील्ड में हमको एंटर करना पड़ता है। राइट दैट मैम। वाज रियली गुड थिंग। तो सर, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रिटन पेपर था और एक इंटरव्यू था, तो हम क्या करेंगे, हम सेक्शन वाइज हम आपकी तैयारी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आपके सोर्सेस थे या आप क्या स्ट्रैटेजी आप एस्पिरेंट्स को बताना चाहोगे। तो सर, हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग से। मैम, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग मेरे लिए काफी नया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था। इससे पहले ना हमारे सीए के अंदर होता है 12th तक भी हम्म। इस तरीके का मैथ नहीं होता है। राइट। तो उसके लिए मैंने एडुटैप की ही वीडियोस देखी थी। लेकिन उसके बाद मैं वीडियो देखने के साथ साथ आपका मेरे को मटेरियल जो प्रैक्टिस करने का वो ज्यादा अच्छा लगा। तो मैं प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मुझे पता था इतना टिपिकल नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ, टाइम का वहां पे इश्यू होने वाला है। तो इस हाँ। चीज को मैं भाप गया था, मेरे गाइड ने ही मेरे को बताया था कि इस चीज का इश्यू रहेगा। तो हम्म। मैं मैथ और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, फ्रेंकली बताऊं तो। बस मैंने इतना रखा कि जो एवरेज क्वेश्चन है उसको मैं क्रैक कर पाऊं। क्योंकि 3 महीने में एक्सपर्टीज हासिल करना मतलब मेरे को लगा कि थोड़ा राइट। कम आसान नहीं, मुश्किल है। इसके क्योंकि बजाय मैं बाकी फुल टाइम सब्जेक्ट्स भी अपना, है। हाँ, डिसिप्लिन में हम्म। लगाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। राइट, क्योंकि जो रेलेवेंट डिसिप्लिन था उसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। राइट तो मैम। राइट, तो वहां पे आपने इसलिए सोचा कि उसमें जितना ज्यादा मैं फोकस लगा सकूं, आपने उतना ज्यादा लगाया। और राइट। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके लिए न्यू था, तो पर आपने उसको एकदम भी नहीं छोड़ा, बिकॉज एट द हाँ। एंड इट्स ऑल अबाउट गेटिंग इनटू द मेरिट लिस्ट सिर्फ। राइट मैम। राइट, तो इसलिए आपने प्रैक्टिस की, बट यस, आपने मोर देन स्टडिंग द मटेरियल यू केप्ट ऑन रिवाइजिंग दैट। कि अगर हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि हर एग्जामिनेशन के 3 पैटर्न होते हैं, एक इजी आता है, एक थोड़ा मीडियम मॉडरेट लेवल, एंड देन हार्ड। सो यू ट्राइड कि चलो हार्ड नहीं हो पाए तो इजी और मॉडरेट तो हो ही पाए। राइट, तो आपने मतलब इसमें दोनों में आपने राइट फॉर मैम। राइट। रीजनिंग ऑल्सो आपने इसकी आपने प्रैक्टिस ज्यादा की रीजनिंग के लिए भी। हाँ, कॉन्सेप्ट, हाँ, रीजनिंग और मैथ दोनों ही 15 मार्क्स आपस में कवर थे, एक ही टॉपिक था। तो हम्म। दोनों में मेरा फोकस ये रहा, कम करूं, जो करूं अच्छे से करूं। और आपने जैसा बताया बिल्कुल सेम वही, कि इजी को मैं ना छोड़ूं, और हम्म। मॉडरेट कुछ हो जाए तो ठीक है, हार्ड की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। राइट।
राइट. सो सर, दिस वाज फॉर द न्यूमेरिकल एबिलिटी. जिनका बैकग्राउंड मैथ्स में उतना अच्छा नहीं होता, उनका जरूर इस चीज से समझ आएगी कि एटलीस्ट जो इजी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है कि बिल्कुल भी ना अटेम्प्ट कर पाए. So we should focus on that. So now let's coming to general awareness, because you have been a chartered accountant and I know उसमें पढ़ाई ही इतनी ज्यादा होती है चार्टेड अकाउंटेंसी में कि उससे आगे बढ़ने का कभी मौका ही नहीं मिलता. तो सर फिर आपको जनरल अवेयरनेस आपके लिए वो कैसा रहा? मैम जनरल अवेयरनेस के लिए मैं स्टार्टिंग से थोड़ा न्यूज देखता था। ओके. मतलब जब हम सीए थे या प्रोफेशन में थे तब फाइनेंस से रिलेटेड ज्यादा देखते थे, बट थोड़ा सा हम्म. इंटरेस्ट रहता था। क्योंकि हम्म. आप पॉलिटिक्स को किसी भी चीज से बाहर नहीं कर सकते, राइट. क्योंकि फाइनेंस इकोनॉमिक्स उस पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती है। तो हम्म. थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट था, उसने हेल्प की। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नो डाउट एक अलग ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है, आपको फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं। बस ये था कि उसके अंदर मतलब पढ़ने में इतना परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उससे यूज टू थे न्यूज़पेपर या टीवी हम्म. वगैरह देखते थे न्यूज चैनल्स को। बट हाँ, इसके लिए स्पेशल पढ़ना पड़ा, फैक्ट्स को याद करना पड़ा। तो मैं उसके लिए कोई भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखता था, ताकि वो याद भी करा देते थे। और रिटेन ऐसा मेरे को लगता है, अगर विजुअल हो तो थोड़ा ज्यादा रहता है। तो राइट. मैंने बेयर नोट्स पढ़ने की बजाय वीडियो के थ्रू पढ़ना ज्यादा प्रेफर किया। और मतलब उसके अंदर भी ऐसा नहीं था मेरे को बिल्कुल एक्सपर्टीज हासिल करनी है, हाँ लेकिन जी. इसके अंदर मैंने इजी प्लस मॉडरेट और हार्ड को टच किया था। और हम्म. एक पहला एग्जाम था और लास्ट भी था शायद गवर्नमेंट एग्जाम। तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि कहाँ से पूछेंगे वो। हाँ तो जी. मैंने उन्हीं लोगों पे या उन रिसोर्सेज पे ज्यादा बिलीव किया जो इस चीज को करते आ रही है। उन्होंने एग्जाम्स काफी दिए, जैसे एडुटैप के नोट्स थे। तो एडुटैप के नोट्स भी मैंने देखे थे, लेकिन बिल्कुल करंट मंथ्स के। और मैंने 6 मंथ्स की जीके की थी, जनरल अवेयरनेस की थी, वो सब हम्म. मैंने वीडियो से की थी। राइट. तो सर आप बता सकते हैं कि किस तरह से के क्वेश्चन आते हैं जर्नल अवेयरनेस में? मतलब एक स्टूडेंट को क्योंकि जर्नल अवेयरनेस रोज की इतनी सारी न्यूज है, इतना वास्ट सिलेबस है, तो मोर और लेस थोड़ा हम्म। सिमिलर कि हमको, हाँ, ये टॉपिक तो हमको स्किप नहीं ही करना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर जर्नल अवेयरनेस फॉर एफसीआई. मैम इसमें भी एक थोड़ा सा क्लिंच, कौन सी एजेंसी आपका पेपर कंडक्ट करा रही है। हाँ जी. अगर आईबीपीएस कंडक्ट कराती है तो ये मेरे को पता चल गया था कि आईबीपीएस कंडक्ट कराती है तो करंट पूछेगी, और करंट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ये मैंने अच्छा. एडुटैप से ही निकाला था, आपने बड़ा अच्छा डाला हुआ था वहां पर कि किस किस टॉपिक से ये पूछेंगे लोग आईबीपीएस के अंदर। तो हमें अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो हमें इस चीज को समझना होगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको कंडक्ट करा रहा है। तो हम्म. आईबीपीएस के लिए मैंने जो करंट में चल रहा है, और उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हुआ कोई सबमिट हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें कौन अध्यक्ष रहा है, या फिर उससे रिलेटेड कोई सबमिट हुआ है लेकिन उसके अंदर कौन कौन सी बॉडीज आती है, उसके क्या क्या काम होते हैं। तो मोरलेस मतलब पेपर इतना टेक्निकल नहीं था। जनरल अवेयरनेस के अंदर ज्यादा फैक्ट्स पूछे जाते हैं कि हाल ही के टाइम पे कोई भी न्यूज अगर करंट में है, हम्म. चल रही है, उससे रिलेटेड जो जो चीजें हो रही हैं। तो हम्म. आईबीपीएस के एग्जाम्स में जब आईबीपीएस बॉडी कंडक्ट कराती है, हमें समझने की जरूरत होती है कि इसी से रिलेटेड चीजें पूछेंगी। तो मैंने उस हम्म. चीज को अच्छे से समझ लिया था कि यहाँ से आएगा। फिर उसके अंदर मैं जितना हो उसके पढ़ने की कोशिश की थी, कि जनरल अवेयरनेस का कोई एंड तो है नहीं, राइट. क्योंकि किसी भी एंड तक जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी मेरा फोकस ये था कि जो मैंने पढ़ा हो और एग्जाम में आ जाए तो मैं करके आऊं। ऐसा नहीं हो मैं ज्यादा पढ़ने के चक्कर के अंदर जो मेरे को आ रहा है वही मैं अटेम्प्ट ना कर पाऊं। तो मैंने चीजों को बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज किया था, और स्टिक कहा था जो एडुटैप ने बताया था इन इन पोर्शन से ये आएगा। क्योंकि राइट. अगर मैं ज्यादा पोर्शन करता तो इतना टाइम नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा वास्ट हाँ कवरेज कर जी. पाता, ना मेरा कोई ऐसी हिस्ट्री थी कि पहले मैंने कवर किया हो। हाँ जी. तो सर ऐसा था क्योंकि जैसे ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो ऐसे कि एग्रीकल्चर से ज्यादा करंट अफेयर्स से, या एक बैलेंस था जो जितने भी बैलेंस था। करंट चल आई रहे थे? थिंक करंट अफेयर में इन्होंने इतना नहीं रखा था, एक दो क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर से, आई थिंक हर किसी एग्जाम में पूछे जाते होंगे। तो अच्छा. बैलेंस था आई थिंक जो हम्म. पेपर था। अब काफी टाइम भी हो गया फ्रेंकली स्पीकिंग, तो बट ऐसा कोई दिमाग हाँ. में नहीं है कि बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर से पूछे, क्योंकि अलग से पोर्शन था एग्रीकल्चर के लिए में, राइट. एज यू नो। हाँ. तो नेक्स्ट अब हम मूव अहेड करते हैं मैनेजमेंट एंड एथिक्स के लिए. तो सर एज आपका थोड़ा कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो मे बी आपको मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत आइडिया हो, बट अगेन जैसे आपने पहले कहा था कि एक एग्जाम की डिमांड अलग होती है, ऑल दो हमको सब्जेक्ट की नॉलेज भी हो या ना हो. सर मैनेजमेंट एंड एथिक्स आपके लिए सर कैसा रहा, और आपने उसको कैसे उसको टैकल किया?
मैम मैनेजमेंट का इतना ही आइडिया था जैसे आइडिया कंपनी की हालत है आज के दिन। मीन्स तो मतलब सब्जेक्ट ऑल दो सुना हुआ था, लेकिन हम्म, हमारे सीए कैरिकुलम में कोई वेटेज का नहीं है। तो हम्म, 12th में पढ़ा था और बहुत बेसिक पढ़ा था। तो मैंने एडुटैप को थैंक्स कहना चाहूंगा कि वहीं से मैंने मैनेजमेंट और एथिक्स किया है। और आप एग्जाम की डिमांड बड़े अच्छे से समझते हो। और किसी ने मेरे को रिव्यू भी दिया था, क्योंकि तभी मैंने क्लासेस ली और मैं फुल्ली सेटिस्फाइड था, क्योंकि आपने ना चीजों को अपना मटेरियल बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। उसने मेरे को बड़ी हेल्प की, क्योंकि मैनेजमेंट को मैंने काफी अच्छे से किया था। और मैनेजमेंट में मेरे को लगता है ऑल्दो इन्होंने बाइफरकेशन दिया नहीं है कितने मार्क्स हैं, लेकिन मैंने अच्छा गेट किया मैनेजमेंट के अंदर। मेरे को लगभग क्वेश्चन आते थे और पढ़े हुए थे। और जो नहीं आते थे उनमें कम से कम मैं एलिमिनेट तो कर पा रहा था राइट। ऑप्शंस को। तो सर मैनेजमेंट और एथिक्स में आपको क्या लगता है कि क्या इन डेप्थ ज्यादा पूछा था, या किसी को अगर एक सरफेस नॉलेज है वो कर सकता है? मतलब आप। इन डेप्थ तो इतना नहीं था, सरफेस नॉलेज का ही था रोल इसके अंदर। बट क्या है कि बहुत सारी चीजें थी, वो जब एक साथ आती है तो माइंड में उनको हम्म। अगर अच्छे से बिठाई हुई है, किसी ने लॉजिक के साथ बताई हुई है, तो ही बैठा सकते हैं। तो सरफेस का था, लेकिन हम सरफेस पढ़ के जाएंगे तो वो माइंड में स्टेबल नॉलेज नहीं बन पाएगी, फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो पूछा तो सरफेस ही था, लेकिन थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज पढ़ते वक्त जरूरी होती है इसकी। हाँ राइट, जैसे आपने बताया कि आपने एलिमिनेशन मेथड लगाया, अगर वो राइट इन मैम। डेप्थ नॉलेज नहीं होती तो शायद वो एलिमिनेशन मेथड नहीं काम हाँ। कर पाते। राइट मैम। Right. So, sir, this was for management and ethics. Now we'll move ahead with the big पहाड़ जो था एग्रीकल्चर, क्योंकि हाँ एग्रीकल्चर इकोनॉमी और कंप्यूटर। तो सर ये क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट था, तो सर आपकी अप्रोच इस चीज के लिए क्या रही थी? मैम, मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट नहीं था, क्योंकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक कृषि परिवार से ही है। तो हमारे अच्छा। घर पर खेती होती है, तो मैं खेती से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे लिए मतलब मेरे को एफसीआई में जाना, क्योंकि मैं अच्छा कर रहा था अपने प्रोफेशन में। एफसीआई का एग्जाम देने के पीछे भी मेन रीजन यही था, क्योंकि मैंने अनाज को उगता देखा है। तो मेरे को लगा मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहूंगा इस प्रोफेशन के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ूंगा, और अपने प्रोफेशन की स्किल्स को इस ऑर्गेनाइजेशन के अपलिफ्टमेंट, और इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य ध्येय ये है कि अंतिम व्यक्ति जो है उसको अपलिफ्ट करता है ये, तो उसमें काम आएगा। तो मेरे लिए इतना नया नहीं था एग्रीकल्चर, फ्रैंकली स्पीकिंग। राइट। ऑल्दो मेरे को वही बात है, बिल्कुल थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज थी, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी नॉलेज। लेकिन हम्म। मेरे को पढ़ने में काफी मजा आया, कुछ पहले से पता था, कुछ आपने अच्छे से पढ़ाया, और मटेरियल बड़ा अच्छा था। इस चीज को मैं घर पे भी डिस्कस करता था। तो जैसे सोइल के बारे में वो काफी डिफिकल्ट लगता था और बच्चों को, लेकिन हाँ। मेरे को इतना डिफिकल्ट नहीं लगता था। तो मैं फॉर्चुनेट समझता हूँ मैं ऐसी जगह रहा, या फिर ऐसे लोगों के बीच रहा, कि मेरे को ये सब जानने का मौका मिला, और मेरे को ये इस एग्जाम में बड़ी हेल्प हुई इसकी वजह से मैंने। राइट। तो सर दिस इज फॉर रिटर्न, और जान के बहुत अच्छा लगा कि आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड को ही कहीं ना कहीं आप बिलोंग करते हो। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी रहा ये एग्जाम को आपको क्लियर करने का, प्लस आपको एग्रीकल्चर में आपको मज़ा भी आया होगा कि अच्छा हाँ ये मैम। चीज़ आपको टेक्निकल वर्ड्स पता चलेंगे कि अच्छा हम जो ये करते हैं इसको ये बोलते हैं या ये ऐसे राइट मैम। करना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। राइट। तो मतलब प्रिपरेशन के टाइम में भी आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू एंजॉय द प्रिपरेशन। तो राइट सर मैम। ये बात थी, ये सेक्शंस तो डिफरेंट है। नाउ सर योर रेलेवेंट डिसिप्लिन दैट इज फॉर द अकाउंट्स, आपका अकाउंट्स के लिए था। तो सर इसके लिए आपकी क्या अप्रोच रही थी, आप प्लीज बताइए। मैम, अकाउंट्स में इन्होंने अपना सिलेबस डिफाइन किया था, तो मैंने हम्म। अकाउंट्स के लिए, मेरा मानना ये है कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर प्रिपेयर कर रहा है तो उसको हम्म। अपने ही जो उसका मटेरियल है जो वो सीए करते वक्त पढ़ता है उस पर रिलाई करना चाहिए, क्योंकि अपने आप में उस काफी सफिशियंट है। हम्म। और मैंने उसी के ऊपर रिलाई किया। हाँ, मैंने एग्जाम की डिमांड समझी कि एमसीक्यू आता है हमारे यहाँ, सीपीटी में एमसीक्यू, उसके बाद एमसीक्यू हाँ नहीं है। जी। हाँ सब्जेक्टिव। तो, हम्म। हाँ सब्जेक्टिव है, तो उसके हिसाब से प्रिपेयर करना था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम की कुछ लिमिटेशंस हो जाती है, वो कुछ चीजें नहीं पूछ सकता। तो मेरे को समझना था कि ये चीजें नहीं पूछेगा, और ये चीजें जो काफी सब फैक्ट बेस है जो हमारे एग्जाम्स में नहीं आती थी, तो ये चीजें पूछी जाएंगी। तो उस हम्म। हिसाब से अपने आप को मोल्ड किया, और उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई की। और मैंने काफी अच्छा मटेरियल खुद प्रिपेयर किया, क्योंकि मेरे को पता था कि लास्ट टाइम पे जब रिवीजन करने की जरूरत होगी तो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स नहीं पढ़ी जाएंगी। तो मैंने वो मटेरियल प्रिपेयर किया कि आगे अगर मान लो ये एग्जाम नहीं होता है, या फिर किसी और के भी काम आ सके, मैं अगर मैं कुछ मटेरियल तैयार कर लेता हूँ,
तो उस सेंस में मैंने मटेरियल तैयार किया, और मैंने जो अपना जो सीए कैरिकुलम के जो सब्जेक्ट्स थे वो वहीं से प्रिपेयर किए थे, और या उसी मटेरियल में से मैंने एक्सट्रैक्ट किया था डाटा, उसी से मैंने प्रिपेयर किया था। राइट सर। सर जैसे आप तो आपका सीए बैकग्राउंड था, तो क्योंकि सीए की बुक्स में इतना इन डेप्थ होता है तो आपको कोई बाहर सोर्स आपको रेफर करने की शायद जरूरत भी नहीं पड़ी राइट होगी। मैम। पर सर अगर जैसे कोई नॉर्मल अगर ग्रेजुएटेड है इन कॉमर्स, आपको क्या लगता है कि क्या उनके लिए वो जो उनका ग्रेजुएशन लेवल में जो भी कोर्स है, क्या वो सफिशिएंट होगा, या थोड़ा इन डेप्थ था कि जिसको सर्च करने की थोड़ी जरूरत पड़े? हाँ मैम, इन डेप्थ तो था, देखो क्योंकि ये एग्जाम ही पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का था, मतलब अदर डिसिप्लिन में अगर पूछ अगर मतलब कि एजीएम, हाँ, हाँ तो उनमें पर्टिकुलर पीजी मांग रहे डिसिप्लिन। हैं। हाँ, तो हम्म। आई थिंक पीजी का सिलेबस ग्रेजुएशन तक तो इतना इन डेप्थ नहीं होता, लेकिन पीजी अगर कोई इंसान कर रहा है और अच्छे से कर रहा है, मीन्स करने का मतलब ये कि अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि उनके सिलेबस में आता होगा। दूसरा, मैं मैम कमेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बीकॉम नहीं की हुई है। जी मैंने जी ट्वेल्थ के बाद डायरेक्ट सीए किया था, तो जी। मेरे को वो बुक्स का एक्सपीरियंस नहीं है वो कैसी हैं, तो मैं उसके बारे में बिल्कुल सही बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि वो कितना सफिशिएंट हो सकता है। बट मेरे हाँ को जी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हम देखते हुए ऐसा लगता है, जिन्होंने पीजी किया हुआ है, अगर वो वहां से करे तो सफिशिएंट होता है, उसके अलावा एग्जाम कोई भी हो। एग्जाम मैंने जैसे पहले बताया कि उसकी डिमांड होती है, अगर कोई इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्था उसको समझ रही है कि इस तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं, उसकी हम्म। हेल्प जरूर लेनी चाहिए। बिकॉज वो आपकी है ना मेहनत का कुछ हिस्सा वो कर लेते हैं, और आपको सिर्फ क्रीम जो एग्जाम में आती है पढ़ना है। वो, हाँ वो पढ़ना हम्म। होता है। क्योंकि देखो पढ़ना तो इन डेप्थ चाहिए, लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अगर आप सारा ही टाइम पढ़ने में लगाओगे या रिसोर्स इकट्ठा करने में लगाओगे, तो फिर एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे। रिसोर्स तो आप इकट्ठा कर लोगे, तो राइट। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके साथ आप एसोसिएट होके आप जो सही चीजें उनके ऊपर करने में अगर फोकस करेंगे तो हेल्पफुल होगा किसी भी एस्पिरेंट के लिए में, ऐसा राइट। मेरा मानना है। राइट, वो एक स्मार्ट वर्क हो जाता है कि आप हाँ मुझे मटेरियल आप ढूंढो, पढ़ाई मैं कर लेता हूँ। हाँ हाँ मैम, हाँ ये राइट। मैम चाहिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके का स्मार्ट वर्क, नहीं तो लैक कर सकते हैं। राइट, क्योंकि एक तो हर इतने सारे एग्जाम होते हैं और सब एग्जाम की अलग डिमांड होती है, तो राइट सबके लिए मैम। अलग अलग सर्च करना पड़ता है। हाँ हाँ मैम, वो हम 4 महीने में उसकी थीम समझेंगे तब तक एग्जाम आ जाएगा। फिर थोड़ा हम्म। टिपिकल होता है, और अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या किसी भी मेंटर के साथ जुड़ के उस पे वो करते हो तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है मैम। हाँ जी। तो सर जैसे आपका क्योंकि रेलेवेंट डिसिप्लिन वाला फील्ड भी था आपका, मतलब एक टेक्निकल फील्ड के लिए आपने अप्लाई किया था, तो सर जो टेक्निकल फील्ड के लिए अप्लाई करते हैं सर, आपके अकॉर्डिंग उनके लिए क्या सही रहेगा? उनको एक बैलेंस बैठाना चाहिए, या तो वो जो सेक्शन 1 है जहाँ पे 0.5 मार्क्स ईच है वो वाले सेक्शन, और जो आपका रेलेवेंट डिसिप्लिन है जहाँ 2 मार्क्स ईच है, उन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए? या आपका ऐसा मानना है कि अगर रेलेवेंट डिसिप्लिन में आपने अपना 100% दे दिया, सो मतलब आपको कि रेलेवेंट डिसिप्लिन में ज्यादा टाइम अपना देना चाहिए, और अगर आपका फर्स्ट सेक्शन जो था जो 0.5 मार्क्स का था, अगर वो नहीं भी हुआ तो दैट वुड बी ओके? मैम एक्चुअली अगर आपको मेरिट में आना है तो आपको पूरा सिलेबस करना पड़ेगा क्योंकि हाँ। क्योंकि सारा का कंपटीशन का है मैम, आपको 22 बच्चों की लिस्ट में आना है, मतलब इसमें हम्म। 22 थे और अदर एग्जाम्स में, तो रेलिवेंट डिसिप्लिन तो सभी कर रहे हैं मैम। वहां हम्म। तो थोड़ा बहुत अंतर होगा, जो जो जिस वजह से आप मेरिट में आ रहे हो, वो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो मतलब जो हाँ जी, डिसिप्लिन जो हमारा नहीं, कॉमन है, हाँ। जो कॉमन है वो वाला है, तो उसके ऊपर फोकस करना ही करना पड़ेगा। जितना मैंने एग्जाम्स को समझा है उस बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ, और शायद मैंने इस चीज को पहले ही भाप लिया था, इसलिए मैंने क्लासेस भी ली थी स्पेशली उसके लिए, क्योंकि उसके अंदर मेरा ऑल्दो कुछ चीजें पढ़ी हुई थी लेकिन मोस्टली चीजें अननोन थी मेरे लिए, तो मैंने हम्म। इसी वजह से उनकी क्लासेस ली क्योंकि मेरे को मेरिट में आना था। राइट। तो सर ये तो बात रिटर्न के बारे में, सर नाउ मूविंग अहेड विद द इंटरव्यू। तो सर जैसे बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो काफी हैप्पी नेचर के होते हैं, आपको बहुत एनकरेज करते हैं। कोई कोई लोग ऐसे कहते हैं कि काफी ज्यादा मतलब अनइंटरेस्टेड से होते हैं कि उनको सुनना ही नहीं है कुछ जो आपको बोलना है। तो सर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आपको क्या किस टाइप का आपको फेस करने को मिला पैनल जो था?
मैम पैनल अच्छा था, मीन्स जो उनका बॉडी लैंग्वेज था वो ना तो बहुत ज्यादा ऐसा था कि एनकरेज कर रहे थे, और ना ही ऐसा था जो आपने दूसरा सिचुएशन बताई, हम्म। बिल्कुल मीडियम था उनका। वो आपको सुनना चाहते थे और क्वेश्चन पूछ रहे थे। बस मेरे को एक थोड़ा सा इशू ये लगा कि वाइवा लग रहा था इंटरव्यू। मीन्स वो अच्छा। क्वेश्चन जो पूछ रहे थे वो पॉइंट्स के पूछ रहे थे, मीन्स आपकी नॉलेज ही टेस्ट कर रहे थे। अच्छा। ऑल्दो अच्छा। उन्होंने और चीजें भी टेस्ट की होंगी, वो हमसे ज्यादा समझदार है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट्स के पूछे थे उन्होंने, मेरे से एग्रीकल्चर के पूछे थे। तो अच्छा। अच्छा। लेकिन इंटरव्यू पैनल मतलब काफी पेशेंस से सुनना चाहते थे, वो आपको एक्सप्रेस करने का मौका दे रहे थे। और हम्म। मतलब इस इंटरव्यू में मेरे को बिल्कुल नहीं लगा वो सिर्फ बैठे हुए हैं या फिर हम्म। पहले से ही कुछ डिसाइडेड है, काफी इंटरेस्ट लेके बात कर रहे थे। और इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था वो भी काफी अच्छा रहा। 10-15 मिनट्स चला था मेरा इंटरव्यू में। राइट। तो सर जैसा आप अभी कह रहे हो कि आपको टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे, तो आपको जैसे टेक्निकल क्वेश्चंस आपको सीए रिलेटेड पूछे, जॉब रिलेटेड पूछे, या अकाउंट्स रिलेटेड, या इन जनरल जो भी जनरल अवेयरनेस होती है वो? सीए रिलेटेड मैम, जैसे हम्म। कैपिटल बजटिंग से पूछे थे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अकाउंट से पूछे थे, कुछ जीएसटी से पूछे थे। तो जो हमारा जो कैरिकुलम है सीए का, उसी से रिलेटेड पूछे थे। फिर उन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछे थे, तो एग्रीकल्चर में जो नए 3 कृषि कानून आए हैं उनसे हम्म। रिलेटेड पूछे थे। ये हम्म। पूछा था कि आप प्रिक्योरमेंट जो करते हो राजस्थान में, कौन सी फसलें प्रिक्योरमेंट में सबसे हम्म। ज्यादा होती है, हम्म। कॉस्टिंग क्या पड़ती है एफसीआई को प्रिक्योरमेंट की। तो हम्म। उन्होंने दो ही फोकस थे उनके, क्या तो हमारा जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड या हम्म। फिर एग्रीकल्चर। उन्होंने जनरल जो जैसे कुछ इंटरव्यू, कुछ मेंटर्स से मैं मिला था जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराते हैं, उन्होंने कहा था आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होगी, जैसे कि ये बताइए कि आप एफसीआई के लिए स्ट्रेंथ कैसे है। तो हम्म। इस तरीके के पर्सनैलिटी कुछ आपको पजल सिचुएशन देने, ऐसा कुछ नहीं पूछा था मेरे से पर्सनली। तो जी। मेरा तो काफी ये था कि डायरेक्ट क्वेश्चन थे, उनका डायरेक्ट आंसर देना था। उन्हीं में से उन्होंने जज कर लिया। राइट। तो जैसा आपने अभी बताया कि आपको ये भी पूछा कि एफसीआई की को कितनी कॉस्टिंग पड़ती है कुछ, तो मतलब हमको जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम जा रहे हैं हमको उसकी भी एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हाँ मैम, आ, हाँ वो तो मीन्स आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो वो तो जैसे सीए के अंदर भी हम कहीं इंटरव्यू देने जाते थे, तो उसकी वेबसाइट तो हमें देखनी हाँ। नहीं है, मतलब उसको तो मतलब अच्छे से समझने पता का। होना चाहिए, कलर भी कौन सा यूज कर रखा था, तो मतलब पूछना नहीं, पूछना हाँ भी नहीं हाँ चाहिए, बट हमें बड़े अच्छे से याद होना चाहिए। तो हाँ। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज आपने नोट्स में भी प्रोवाइड कराई थी, जो एग्रीकल्चर का पोर्शन था उसके अंदर भी था ये, तो उसके अंदर भी ये नॉलेज प्रोवाइड की कराई थी एफसीआई के बारे में। ऑल्दो मैंने इंटरव्यू से पहले पूरी वेबसाइट को अच्छे से देखा था कि हम्म। कहाँ क्या है, तो उस सब से हो गया था प्रिपेयर। बट मैं राइट। इंटरव्यू के लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि ऐसी कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है। बस आपका माइंड साउंड होना चाहिए, और आपकी पर्सनैलिटी को इवेलुएट करेंगे, वो 1-2 दिन में बदल नहीं सकती है। आप जैसे हो, जैसे बोलते, जैसे अपने विचार हम्म। रखते हो, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका व्यू होता है। तो वो इतना कुछ प्रिपरेशन पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, इंटरव्यू की मॉक इंटरव्यू देने चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा सा रिलैक्स नहीं रहते हैं, वो एक नेगेटिव वो पॉइंट बन जाता है। ऑल्दो मीन्स हमें अपना ऊपर विश्वास रखना चाहिए, बिलीफ रखना चाहिए, इंटू ठीक ही होता है। राइट, क्योंकि कोई फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा है उसको सब अनकॉन्शियस सब कॉन्शियसली वो कुछ ना कुछ ऐसे एनजाइटी शायद शो कर दे। तो अगर आपने एक बार मॉक इंटरव्यूज दिया है तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि अच्छा कि मैं ऐसा कर रहा था या कर रही राइट थी, मैम, राइट मैम। और फिर हम उस पे उसको फोकस कर सकते हैं। ओके। सो मिस्टर यशोवर्धन जो कि एक सीए हैं, वो कहते हैं कि फॉर रिटन एग्जामिनेशन ऑफ एफसीआई सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कौन सी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज को कंडक्ट करा रही है, क्योंकि हर एग्जामिनेशन का एक पैटर्न होता है जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं। और नो मैटर आपको कितना भी बेसिक नॉलेज हो किसी भी सब्जेक्ट की, एग्जाम में किस तरह से पूछेंगे वो समझना आपको जरूरी है। ये कहते हैं कि स्मार्ट वर्क है कि आप जो भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। अगर इफ यू कैन नॉट अफोर्ड कोचिंग, आप जो ऑनलाइन फ्री सोर्सेज है फॉर एग्जांपल यूट्यूब, आप उनको रेफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका हाफ ऑफ द वर्क आपका वही खत्म हो जाता है जहाँ पे आपको सोर्सेज ढूंढने ना पड़े, आपको सब चीज सामने मिल जाए और आपका काम सिर्फ पढ़ाई रहे। सर का कोई न्यूमेरिकल एबिलिटी में इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, सो हिज एम वाज कि वो
इजी और हार्ड क्वेश्चन कर पाए, इतना उन्होंने रिवीजन करा जितना वो कर सकते थे फॉर बोथ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। जीए का इनको एक हॉबी है जनरल अवेयरनेस जानने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो उनको थोड़ा इजी था। बट अगेन एग्जाम की डिमांड होती है मोर अबाउट द फैक्ट्स, उनको डेटा चाहिए, तो इन्होंने डेटा पे ध्यान दिया। सिमिलरली फॉर मैनेजमेंट एथिक्स एग्रीकल्चर, इन सब के लिए इन्होंने एड्यूटैब सोर्स को रेफर करा। बट देन अगेन आपको बस एक सोर्स चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स, जहाँ पे सारी चीजें उस एग्जाम रिलेटेड जो एनालिटिकल वे में जहाँ पे मेंशन हो वो सब हो। एंड देन फॉर अकाउंट्स, बिकॉज ही इज अ सीए, तो उनका खुद का काफी मटेरियल था जो उन्होंने उसमें ध्यान दिया। फॉर इंटरव्यू ही सेज व्हाट ही फेस्ड वाज मोर ऑफ द टेक्निकल क्वेश्चंस, बिकॉज ही अप्लाइड फॉर द टेक्निकल बैकग्राउंड। तो अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस फील्ड का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। ही वॉज अ सीए, सो ही वॉज आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन अबाउट सीए और द वट एवर टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू सीए। आपका जो भी फील्ड है आपको उसकी अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। So sir, have I summarized everything or have I left anything? एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। राइट। तो सर एट द एंड आप जो एस्पिरेंट्स है जो एफसीआई के लिए आगे प्रिपेयर करना चाहते हैं, सर आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैम यही कहना चाहूंगा कि आप एग्जाम की डिमांड को, जो सिलेबस उन्होंने डिफाइन किया उसको अच्छे से समझिए। नहीं समझ पा रहे हैं तो जो अच्छे से समझा रहा है उसकी हेल्प लीजिए। और इस एग्जाम में पर्टिकुलर जो एफसीआई का एग्जाम था, इसके अंदर चीजें बहुत सारी जगह से पूछी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा टेक्निकल पूछ लिया या किसी इन डेप्थ में बहुत ज्यादा चले गए। तो आप अपनी मतलब इसको बहुत मतलब एग्जाम पोजीशन बड़ी अच्छी थी, बट आप ये सोचे कि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेक्निकली इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। आपको सारी चीजें आनी चाहिए, हर पोर्शन कवर होना चाहिए, और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपके साथ अच्छे मेंटर है और आप पूरा टाइम उस सब्जेक्ट या फिर उस एग्जाम के लिए लगा रहे हैं तो। राइट। और सिर्फ रेलेवेंट डिसिप्लिन नहीं, अगर मेरिट लिस्ट में आना है तो जो बाकी कॉमन सेक्शन है, हाँ क्योंकि वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। सब हाँ टेक्निकल राउंड के लिए प्रिपेयर करेंगे पर उसमें जो आगे जाएगा वही मेरिट लिस्ट में पहुंच पाएगा। हाँ, मतलब टेक्निकल को छोड़ना नहीं है। और क्योंकि वो सबसे ज्यादा हाँ जी। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको उस जो रेस स्टार्ट होने वाली है उस पॉइंट तक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है वो, इसी में से 180 में से 120 का, तो उसमें से आपको 100 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा आपको जो नॉन टेक्निकल है, मींस मैथ रीजनिंग है, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है, कोई और एग्जाम हो तो और कोई भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए पूरा प्रिपेयर करना होगा। उसके अंदर भी आपको स्ट्रॉन्ग जोन ढूंढना होगा। और जो आपको थोड़ा कम आता है उसके अंदर इजी पोर्शन को, जैसे मैम ने बताया, इजी वाले को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो आपको हर मार्क के लिए लड़ाई एक बार, या हर पोर्शन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखते मतलब जो पोर्शन वहां पे ठीक लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ पोर्शन बड़े इजी होते मतलब दिखने में हार्ड होते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आसान आ जाते हैं। अगर हम उसको स्किप करके चले गए तो वो पोर्शन वो एक गलत वो हो जाता है और हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए हमें सारे ही पोर्शन करने पड़ेंगे अगर मेरिट लिस्ट तक आना है तो। इनफैक्ट कई बार कैंडिडेट अगर कोई बड़ा सा क्वेश्चन देख के वो ऐसे स्किप कर देते हैं कि ये तो आता ही नहीं है, बट अगर उनके ऑप्शंस हम रीड करें तो हम एलिमिनेट इजीली कर पाते हैं। हाँ मैम, क्योंकि मेरे को हम्म। पहले बताया गया था जो एमसीक्यू टाइप होता है उसके अंदर एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 या 1.5 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट ही मिलते हैं। हम्म। तो वो जो सेट कर रहे हैं वो किसी ना कोई ट्रिक ऐसी उसमें होती है, वो सोल्व हो जाएगा। तो हम्म। क्वेश्चन को देख के एकदम से हमें पता होना चाहिए 2 मिनट में सोल्व हो सकता है, क्योंकि इस एग्जाम की डिमांड ही है। तो इस तरीके से हमें जानना नहीं चाहिए, मैम ने बिल्कुल सही कहा। उसके ऑप्शंस देखने चाहिए, या उसके अंदर हो सकता है ऊपर का मटेरियल इरेलीवेंट हो, काम की चीजें नीचे ही मेंशन हो, तो उसको एक हम्म। बार देखना चाहिए। तो राइट। यही। Right. So, sir, thank you so much for joining with us, for sharing your views regarding the examination. And I am sure कि aspirants को जरूर इससे help मिलने वाली है, especially जो working है उनको. राइट मैम, So thank you so much for joining. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एडोटैप, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है जहाँ पे ऑथेंटिसिटी की कोई मतलब गुंजाइश नहीं होती, वहाँ का मटेरियल ऑथेंटिक जरूर होता है। तो Thank थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच एडोटैप। thank you so much, sir. हम ट्राई करते हैं कि हम बेस्ट दें अपने स्टूडेंट्स को और आगे भी हम यही करते रहेंगे। So thank you so much. ओके मैम।